गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस सारी वीडियोस में हमने हमारे चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। तो आज हम हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 4th क्लास से 3rd क्लास से हम एप्लीकेशन का पैटर्न पढ़ते आ रहे हैं और आपको शायद पता भी होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने एग्जाम्स में लिखी होगी तो आपको उसका पैटर्न पता होगा। फिर भी हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं कि एप्लीकेशन हम किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से एक फॉर्मेट के अंदर हम बहुत सारी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। हमें जो मेन एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तो हम अच्छे तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एक ही पैटर्न अगर हमको पता चल जाएगा तो हम सारी एप्लीकेशन अच्छे से लिख सकेंगे। तो हम आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन। जैसा कि आपको सबको पता है एप्लीकेशन हम कैसे स्टार्ट करते हैं, टू द हेडमास्टर, ठीक है। तो ये तो आपको पता है हम कैसे स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन हमारी, टू द हेडमास्टर। अब यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है कि देखो यहाँ हमने कैपिटल वर्ड यूज़ किया है, यहाँ कैपिटल वर्ड यूज़ किया है, यहाँ कैपिटल वर्ड यूज़ किया है। तो एप्लीकेशन में मेनली आपको लगता होगा एप्लीकेशन बहुत इजी, और रियली ये इजी भी है, बट ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसके मार्क्स सबके कट होते हैं एप्लीकेशन में कि आपने सही जगह पर प्रॉपर प्लेस पे नहीं लिखा, आपने कैपिटल्स यूज़ नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अब जो सेकेंड लाइन है उसमें हम हमारा स्कूल का नेम लिखेंगे। वैसे तो आपके जब पेपर दिया हुआ होता है तो उसमें स्कूल का नेम जो आपको दिया होता है आपको वही मेंशन करना है। जो स्कूल का नेम, जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एप्लीकेशन का पेपर में आता है तो उसमें आपके स्कूल का नेम जो दिया होता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, जो भी प्लेस का नेम दिया होता है, तो एज इट इज़ आपको वही यूज़ करना है। पर क्योंकि यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ हम हमारे स्कूल के नेम के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। लवकुश टैलेंट अकेडमी। उसके बाद हमारे प्लेस का नेम लिखेंगे, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, सलूम्बर। वैसे आपको एग्ज़ाम में अगर जो आपके इस प्लेस का नेम है वही आपको लिखना है, सलूम्बर। और ब्रैकेट के अंदर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हम सलूम्बर में रहते हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, उदयपुर। और वैसे जनरली आपके जो एग्ज़ाम पेपर में आपके जो नेम दिया गया है आपको वही लिखना है। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए, हमने हमारा स्कूल का नेम लिखा है, हमने हमारी सिटी का नेम लिखा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखा है। पर अगर पेपर में आपके जो स्कूल का नेम आएगा, जो सिटी का नेम आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको डिस्ट्रिक्ट वगैरह मेंशन करने होंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ ऐड करते हैं हमारा सब्जेक्ट, कि हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे टू लीव फॉर डेज। अब यहाँ पर वन थिंग ये है कि जो जितनी भी डेज की आपको एप्लीकेशन लिखनी है, हॉलीडे लेनी है, आपको लीव लेनी है, तो उतने डेज के लिए आप इसके अंदर इस प्लेस पे उतने डेज फिल कर दोगे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। तो मैं यहाँ पर एक बार 2 डेज फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही लाइन मेंशन करनी है, टू लीव फॉर 2 डेज। डेज आप इसमें चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे सर। अगर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के क्वेश्चन में हेड मिस्ट्रेस दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर मैम मेंशन करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर हेड मास्टर है तो आपको यहाँ पर सर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसा कि हमने हेड मास्टर लिखा है तो यहाँ पर हम सर लिखते हैं, सर। फिर हम उस लाइन को ड्रॉप करके उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू say that
अब ये जो लाइन है हमारी, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, रीज़न, कि हमको लीव किस रीज़न के लिए चाहिए। तो अब एक ही एप्लीकेशन में आप यहाँ तक लिख के और इसके बाद अपना जो रीज़न है, अगर आपके एप्लीकेशन में टू लीव फॉर इल के लिए अगर आप लिखना चाहते हो तो इधर आप ये लिखोगे कि आई बेग टू से दैट आई एम इल, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो दैट ये तो आपकी हो जाएगी इल वाली एप्लीकेशन। उसके अलावा अगर आपको अर्जेंट वर्क की लिखनी है तो भी आप दैट के बाद इधर लिख दोगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद दैट आई एम इल, सो यहाँ पर आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, हम नेक्स्ट पेज पे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दैट से हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम इल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आपको यहाँ क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं बोल के भी बता रही हूँ साथ में, तो आप सुन सकते हो अच्छे तरीके से। दैट आई एम इल भी लिख सकते हो इसको, या फिर आप इसको आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पर इसके अलावा आप एक रीजन और लिख सकते हो, जैसे आई हैव एन अर्जेंट वर्क, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, या फिर एक रीजन और लिख, एक ही एप्लीकेशन में देखिए आप कितनी सारी एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हो। या फिर आई वॉन्ट टू अटेंड माई, आई हैव टू अटेंड I have to attend my brother's marriage, या फिर सिस्टर्स मैरिज भी लिख सकते हो, सिस्टर्स मैरिज। तो देखिए एक ही एप्लीकेशन में हमने कितने सारे रीजन कंप्लीट किए। इसमें इल वाला भी टॉपिक हम इसमें लिखकर इस एप्लीकेशन को भी लिख सकते हैं। इसी तरह से उसी के बाद कंटिन्यू हम ये रीजन भी ऐड कर सकते हैं, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। उसके बाद नहीं, हम ये थर्ड रीजन भी उसके अंदर ही मेंशन कर सकते हैं, आई हैव टू अटेंड माय ब्रदर्स और सिस्टर्स मैरिज। तो इस एंड नेक्स्ट वन, माय मदर इज इल, ये रीजन भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से देखा आपने कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर हम वो सारी उसी के आगे से कंटिन्यू, दैट के बाद ये दैट वर्ड के बाद कंटिन्यू करके ये और ये रीजन आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आई एम इल, आई एम सफरिंग फॉर फीवर, सो आई कांट कम टू स्कूल, आई कांट कम टू स्कूल। उसके बाद आप लिखेंगे काइंडली नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करेंगे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर
ऊपर हमने 2 days लिखे थे, तो यहाँ पर भी हम 2 days लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे थैंक यू। उसके बाद हम नेक्स्ट हम लिखेंगे, आपको पता है वैसे लास्ट में हम ऐसे फिनिश करते हैं इसको, योर्स ओबीडिएंटली, OBEDIENTLY, आपका नेम, आपकी क्लास और आपका अटेंडेंस नंबर भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको नेम क्या लिखना है, आपको वो नेम नहीं लिखना है जो आपका रियल नेम है, आपको वो नेम लिखना है जो एप्लीकेशन में आपके क्वेश्चन दिया होगा, प्लेस का नेम भी वही, सिटी का नेम भी वही, और उसमें आपका जो नेम उसमें दिया होगा जब क्वेश्चन होगा तो वो ऐसे होगा, इमेजिन दैट यू आर, तो जो आपको वो नेम दे रखा होगा तो आपको वो नेम मेंशन करना है। और आपका स्कूल का नेम, क्लास, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अपनी सेल्फ जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं लिखनी है, जबकि आपके क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन जो आपको लिखने के लिए बोला गया है तो आपको वही मेंशन करनी है। इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं एक बार फिर से। और यहाँ पर जहाँ आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं वहाँ पर यहाँ पर आप डेट मेंशन करिएगा। जैसे यहाँ पर आज 28, आपको यहाँ पर जो जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, और इसी के ऊपर यहाँ पर सलूम्बर अपनी जो सिटी है वो आपको मेंशन करनी है। यहाँ पर आपको सही से नहीं दिखेगा, मैं लिख रही हूँ ऊपर, तो आपको यहाँ पर डेट और सिटी मेंशन करनी है। उसके बाद ये आपने एप्लीकेशन का पैटर्न देखा सारा। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सारा कैपिटल में, इसके जो हर फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन में डेज यहाँ पर ये लिखना है सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमने लिखा, फिर दैट से जो मैंने सारे रीज़न बताया, बाकी पैटर्न सारा वो का वही है, सिर्फ दैट के बाद जो जितने भी रीज़न हमने पीछे पढ़े थे उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। ये इनमें से कोई सी भी एप्लीकेशन जो आपको लिखनी है वो करके, और फिर काइंडली से आप पर वापस इसको यहाँ से यहाँ तक इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फिनिश हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये जो 5 एप्लीकेशन के पैटर्न मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई सी भी 3 एप्लीकेशन आपको बिना किसी हेल्प के सेल्फ आपको ये 3 एप्लीकेशन अपनी नोटबुक में करनी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 6। लेसन न्यू हमारा स्टार्ट कर लिया है हमने कब से। 3 उसके पार्ट आप पढ़ भी चुके हो। पार्ट 2 तक आपने देख लिया है। पार्ट 3 पढ़ाऊंगी मैं, और क्योंकि 6 में पहले 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया नहीं है तो आपको लग रहा होगा कि कुछ बच्चों को दिक्कत भी आ रही है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ ना, नोट्स बनाओ, यही आपका होमवर्क है। तो मे बी आपको नोट्स बनाने में समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा परफॉर्मा दिखा देती हूँ मैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं शॉर्ट में, जो कैसे लिखते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि ये लाइन आप अंडरलाइन करो, कोई भी लाइन अंडरलाइन करने को बोलती हूँ, दैट मीन्स आपको उसकी डेफिनेशन निकाल देनी है, मतलब उसका किस बारे में लिखना है। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था विनोविंग, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, तो ये चीज़ें आपको पॉइंट करके अलग पेन से लिख देना है। नहीं पेन से लिखो तो स्टार बना के लिख देना, और फिर उसके एरो करके उसकी डेफिनेशन जितना मैं आपको बुक में अंडरलाइन करवाती हूँ वो अंडरलाइन लाइन आपको वापस उसमें डेफिनेशन की तरह लिखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया हो तो मैं आप इसको बता देती हूँ कि लेसन 3 जैसे हमने स्टार्ट किया था, लेसन 1 और 2 के जैसे नोट्स आपने बनाए हो एक बार मैं चेक कर लूँगी। हो सके तो टाइम मिला तो किसी दिन वो भी नोट्स में बना के बता दूंगी आपको कि वो 2nd और 1st लेसन के नोट्स कैसे बनाने थे आपको। यहाँ पे 3rd लेसन जैसे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस स्टार्ट हुआ है ना, इसको आपने स्टार्ट किया होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट में बोला था कि इस पूरे पेज में से आपको क्या लिखना है, तो इसमें से 2 चीज़ें लिखनी है, डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की एक एक डेफिनेशन निकाल के लिख दो, नहीं तो फिर आप एक टेबल बना दो, है ना। प्रॉपर इसकी हेडिंग डालना, जैसे लिखोगे सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर किसका डिफरेंस है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्योर सब्सटेंस
प्योर सब्सटेंस और साथ में उसका मिक्सचर। तो आप एक टेबल बनाओ, यहाँ पर लिख दो आप प्योर सब्सटेंस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे प्योर सब्सटेंस हो गया। एक टेबल बनाओ, उसके नीचे यहाँ पर अदर साइड में लिख दो आप मिक्सचर। ठीक है, तो ये नोट्स बनाने का तरीका है। आप प्योर सब्सटेंस बनाओ, एक साइड मिक्सचर लिखो, इसका 0.1 लिखो, 0.2 लिखो, 0.3 लिखो, इसके सामने ही इसका 0.1 आना चाहिए और जहाँ पर 0.1 खत्म हो रहा है वहीं पर इसका 0.2 जहाँ शुरू हो रहा है उसी लाइन से आप 0.2 लिख के आप उसको कंटिन्यू करो। ये मैं खाली शॉर्ट में बता रही हूँ, लिखना आपको ही है, जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, वर्ड आपको लर्न हो जाएंगे, है ना। आपकी वोकेबुलरी जो है साइंस की वो इम्प्रूव होने लगेगी। तो आपको ये पूरी टेबल बना देनी है। नेक्स्ट टेबल बनाने के बाद आप क्या करोगे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की टेबल बना दोगे। उसके बाद में जैसे ही आप पेज को टर्न करोगे, यहाँ पर क्या है, मैं टेबल बनाने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें डेफिनेशन भी आ गई है और उसके साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल भी आ गए और 2-3 पॉइंट और ऐड हो गए। उसके बाद आप लिखोगे सेपरेशन एंड इट्स नीड। ये चीज़ नहीं लिखने की जरूरत है, आप इसमें एक लाइन लिख देना, कोई भी फर्स्ट पॉइंट लिख देना, जैसे है ना फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। तो पहले लिखोगे सेपरेशन मीन्स क्या होता है, तो ये लाइन लिख देना, उसके बाद इसको खत्म कर देना, फिर आप लिखोगे न्यू हेडिंग। अब जैसे ये फर्स्ट हेडिंग थी हमारी, स्टार बना दिया। अब सेकंड हेडिंग हमारी क्या है, तो 2-3 लाइन छोड़ के आप कंटिन्यू लिखना, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ये हेडिंग डाल देना। ठीक है, आप इस तरह से नोट्स बनाते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के मेथड लिखोगे आप। उसके अंदर आपको क्या करना है, लाइन से, जैसे हमने अभी तक कितने पढ़े, हैंड पिकिंग पढ़ा, थ्रेसिंग पढ़ा, विनोविंग पढ़ा, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा। पार्ट 2 तक हमने ये 4 चीज़ें क्लियर की थी, तो अपने माइंड में क्लियर हो गई है। लेकिन आपको नोट्स भी बनाने चाहिए ताकि उससे क्या है कि आप जब भी रिवाइव करोगे चैप्टर को तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट आपका आप हेडिंग डाल दोगे, फर्स्ट मेथड कौन सा था, किसी भी चीज़ को सेपरेट करने का फर्स्ट मेथड कौन सा होता है, तो आप फर्स्ट मेथड में आप जैसे लिख दोगे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी हाथ से किसी चीज़ में से कोई अननेसेसरी अनवांटेड सब्सटेंस जब मिल जाता है तो उसको हाथ से हम कैसे अलग करते हैं। उसमें एग्जांपल क्या किया था, हमारे घर में जो ग्रेन्स, राइस, पल्सेस आते हैं उनको हमारे घर में जो हाउसवाइफ्स होती है, हमारे जो मम्मा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड मदर होते हैं, वो उनको हाथ से सेपरेट आउट करते हैं। ये चीज़ बताई थी। तो वहाँ पे आप ये क्या करोगे, ऐसे एरो करके इसके बारे में 1 या 2 लाइन लिख दोगे। जैसे यहाँ पे 3 ही लाइन दे रखी है तो आप इन 3 लाइन को मेंशन कर दो या फिर आप इनके एग्जाम्पल लिख दो। ये चीज़ खत्म करने के बाद आप सेकेंड पॉइंट बनाओगे। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, थ्रेसिंग। तो आप थ्रेसिंग की डेफिनेशन लिखो, THRESHING। इससे आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थ्रेसिंग, ये थ्रेसिंग लिखा, इसके बारे में 2 लाइन लिख दो। ये आपको लिखना है, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। हैंड पिकिंग के बाद थ्रेसिंग, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट लिखोगे। थर्ड मेथड हमारा कौन सा है, विनोविंग। ये पढ़ा था हमने, तो आप सिर्फ इसकी क्या लिखोगे, डेफिनेशन। देखो अब बुक में आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़ा बड़ा है। बुक में तो विनोविंग का पूरा 2 पैराग्राफ है, यहाँ पे 2 पैराग्राफ दे रखे। इनमें से आपको मैंने जो कल अंडरलाइन करवाई थी वो डेफिनेशन ही आपको लिखनी है। यहाँ पे विनोविंग की डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से होगी। विनोविंग यहाँ पे आपको नहीं भी मिल रहा हो, नहीं भी समझ में आ रहा हो, ये फर्स्ट डेफिनेशन उसी की है। आफ्टर थ्रेसिंग फार्मर यूज दिस मेथड टू रिमूव हस्क और चाप फ्रॉम ग्रेन। बस इतनी सी 2 लाइन आपको यहाँ मेंशन करनी है, ये नोट्स हो जाएंगे। चौथा मेथड जो है वो कौन सा है आपका, मैग्नेटिक फिर आप लिखोगे सेपरेशन, जो मैंने लास्ट सेकेंड पार्ट में आपको कल पढ़ा दिया था। ये नीचे का पार्ट बोर्ड का सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब मैं बोल भी रही हूँ तो आप मेरी आवाज़ को पहचान के आप समझ जाना। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा मैग्नेटिक सेपरेशन, तो मैग्नेटिक सेपरेशन में आपको 1 लाइन लिखनी पड़ेगी, इनमें से ढूंढ के लिखना। ये फर्स्ट ही लाइन आपको लिख देनी है, द मीन्स मैग्नेटिक इज यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट। यानी गार्बेज में से अगर मैग्नेटिक चीज़ को निकालना है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है, तो आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर आप उसके ऊपर घुमाओ तो वो सारा मटेरियल मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएगा। जो भी आयरन का बना होगा, जो भी आयरन का नहीं होगा वो वेस्ट बच जाएगा।
इस तरह से लिखने के बाद ये 4 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए थे आपको। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सीविंग। तो आप इन 4 पॉइंट को खत्म करने के बाद आज के नोट्स ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 5th पॉइंट में आप क्या लिखोगे? सीविंग, SIEVING, SIEVING, ये चीज लिखोगे, ये हेडिंग हो गई। अब इसके बारे में डेफिनेशन लिखोगे जो मैं आज आपको अंडरलाइन करवाऊंगी। तो आपको हमेशा मेरी क्लास या किसी भी कोई भी सब्जेक्ट की क्लास चले, आपके हाथ में अपनी नोटबुक और पेंसिल दोनों चीजें रहनी चाहिए, ताकि आप अंडरलाइन करते रहो, ताकि आपको याद रहेगा कि आपको लिखना क्या चीज है। ठीक है, अब सीविंग पढ़ते हैं हम। ये एक स्क्रीनशॉट ले लेना अब किस तरह से बनता है, बहुत ही ईजी है। आई थिंक समझ में ही आ गया होगा आपको। डायरेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं कि सीविंग क्या होता है। अब मैं कंटिन्यू करूंगी। सीविंग मतलब जैसे क्या होता है कि अलग अलग साइज के पार्टिकल होते हैं, तो उनको हम सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं? साइज के अकॉर्डिंग छान के करते हैं। छानने का मेथड ही क्या कहलाता है? सीविंग। द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द साइज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। ये किस चीज़ के लिए मेथड यूज में करते हैं? जब दो अलग अलग साइज के कंपोनेंट मिक्स हो जाते हैं, यानी कि कुछ काम की चीज़ें उसके अंदर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल अगर मिक्स हो गए साइज में, साइज के छोटी साइज के पार्टिकल उसमें ऐड हो गए, तो उनको हम छान के अलग कर सकते हैं। यू ऑल माइट हैव सीन योर मदर पासिंग व्हीट फ्लोर थ्रू अ सीव। आपने देखा होगा घर में रोज चपाती बनती है, तो चपाती बनने से पहले घर में जो व्हीट फ्लोर होता है उसको हम पहले अच्छे से छान लेते हैं। क्यों छानते हैं पता है आपको? छानने से कुछ चीज़ ऐसी होती है जो ऊपर रह जाती है, तो हम ऊपर रही हुई चीज़ को यूज़ नहीं करते, हम जो नीचे निकल जाता है बारीक, क्योंकि चपाती एकदम स्मूथ आटे की बनानी पड़ती है, तो वो जो नीचे रहता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो ऊपर जो अलग हुआ वो चीज़ हमारे लिए यूज़ की नहीं है। Passing wheat flour through a sieve, by this process the bigger particle are collected on the sieve while the smaller particle pass through। मतलब यही कि जो छोटी साइज के पार्टिकल होंगे वो तो सब आर पार निकल जाएंगे, जो बड़ी साइज का होगा वो छन्नी के ऊपर ही रह जाएगा। There are different sieve available depending on the pore size। आप तो को पता होगा हर घर में हर चीज़ के लिए अलग अलग छन्नी का यूज़ करते हैं। जैसे आटा छानने की छन्नी बिल्कुल ही अलग होती है, बहुत ज़्यादा बारीक होती है, उससे मोटी होती है। जो गेहूँ छानते हैं वो अलग होती है, चने बिनने की जो होती है वो अलग होती है। हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर एक अलग अलग सीविंग बनी हुई होती है। तो वो जिस साइज़ का पार्टिकल अलग करना हो उस टाइप की छन्नी का हम यूज़ करते हैं। There are different sieve available depending on the pore size। उनके छेद की साइज जो होती है वो अलग अलग होती है। Hence uses for different mixture। For example, the sieving of sand is done during the construction of building also, that it forms a smooth mixture with cement and can hold piece of brick together। आपने देखा होगा घर के जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जब काम चलते हैं, तो उन काम चलते टाइम में भी वहाँ पर भी रेत को छाना जाता है, वहाँ पर भी सैंड पार्टिकल को छानते हैं, ताकि उसमें एक जैसी मिट्टी आए, अदर पार्टिकल या अदर स्मॉल या बिगर साइज के पार्टिकल ना आए, इसके लिए उसको रेत को छानते हैं, ताकि वो प्रॉपर हमारे ब्रिक यानी ईंट और सीमेंट को होल्ड करके रख सके। तो 5वें मेथड में आपको क्या लिखना है? तो आप यहाँ से लिख देना, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंट इन साइज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। बस इतनी सी लाइन आप लिख देना। और फॉर एग्जाम्पल ये लिख देना, सीविंग ऑफ सैंड इज डन, बस काफ़ी है ना। सीविंग में 2 लाइन की डेफिनेशन लिख देना मिक्सचर तक, इसको अंडरलाइन करो अभी, और इसको आज आपको सीविंग की हेडिंग के साथ उसको नोट करना है। 5वां मेथड हो जाएगा। 5th मेथड के बाद अब हम लेंगे 6th मेथड। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है। टेक सम व्हीट फ्लोर विच इज कंज्यूम्ड इन योर होम, टेक द कॉमन sieve यूज्ड इन योर होम, sieve द फ्लोर एंड फाइंड आउट वेदर इट कंटेन हस्क पार्टिकल और नॉट। आप खुद छान के देख लो, कितना भी आटा बारीक छाना होता है फिर भी उसको जब सीव से छानते हो तो उसके ऊपर कुछ रफेज रह जाता है। वैसे वो रफेज हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, पर उससे चपाती बेटर नहीं बनती, इसलिए उस चीज़ को हम अलग कर देते हैं। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, ये 6th मेथड है। तो आप इसको हेडिंग लिख के रखना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको किस तरह से लिखना है, वैसे यहाँ तक डेफिनेशन आ रही है, तो आप भले इसको नोट कर देना। एक्सप्लेन इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कर दूँगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिविजिबिलिटी कंटिन्यू कर रही थी ना, तो उसमें आज हमारे 2 बाकी रह गई थी, तो आज हम वो कंप्लीट कर देते। देन इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। यस, नेक्स्ट देखना डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप कंटिन्यू करना। क्लियर? डिविजिबिलिटी
बाय 8। अब 8 की डिविजिबिलिटी आपको कैसे फाइंड करनी है कि इसमें ये देखना है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर वो 8 से डिवाइड होती है, जैसे कोई भी नंबर होता है अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट है, लास्ट की 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8, तो दोज नंबर डिविजिबल बाय 8। तो इसमें आप लिखना इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 8, then those number is divisible by 8। क्लियर? जैसे लास्ट की 3 डिजिट कोई भी 8 से डिवाइड हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, 8 से वो नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें देखना नेक्स्ट आपके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। अब आपके 11 की डिविजिबिलिटी नेक्स्ट है आपके डिविजिबिलिटी बाय 11। इसमें ये होता है 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है कि जैसे कोई भी नंबर होता है, पहले मैं आपको बता रही हूँ फिर लिखवा दूंगी। जैसे कोई भी नंबर होता है उसमें क्या होता है डिफरेंस, मतलब जैसे आपको 4 डिजिट का नंबर दे रखा है उसमें डिफरेंस बिटवीन ओड एंड इवन प्लेसेस डिजिट, मतलब कैसे। अब इसमें देखना मैं आपको रूल लिखवा रही हूँ इसमें कि डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ even and odd places digits is divided by 11, those number is divisible by 11। इसका मीन्स ये हो रहा है कि जैसे हम इवन प्लेस, जैसे कोई भी नंबर होगा, ठीक है, जैसे 4 डिजिट का नंबर है उसमें यस अगर इवन और ओड प्लेसेस की जो भी डिजिट होगी उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और सम करने के बाद हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंस करेंगे। अगर वो डिफरेंस 11 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 11 के टेबल से अगर डिवाइड होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तब इसमें जैसे 11 या तो 11 के टेबल और उसमें उसका डिफरेंस 0 भी आ सकता है, अगर 0 भी आ जाए या तो 11 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, और क्या हो जाएगा, और 0 आता है डिफरेंस, अगर हम माइनस करेंगे ना इवन और ओड प्लेसेस को, अगर आंसर उसका 0 आ जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा, 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें देखना 0 हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। इसमें एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा है 21648, क्लियर, 21648 ये दे रखा है 21648। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इवन और ओड प्लेसेस, तो ओड प्लेसेस का मीन्स क्या होता है, ओड मीन्स नंबर क्या होते हैं 1 3 5 ऐसे, और इवन क्या होता है 2 4 6। तब इसमें देखना लास्ट डिजिट से आपको देखना है ये कौन सी प्लेस होगी 1, इसमें देखना है लास्ट डिजिट से हमें डिजिट लेनी है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ओड प्लेसेस डिजिट, ओड प्लेसेस डिजिट कौन कौन सी होगी 1 पर, ये 1 है ना, जैसे 1, उसके बाद 3, नेक्स्ट आपके 5, क्लियर। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 8, फिर क्या ले लिया मैंने 4, नेक्स्ट आपने क्या ले लिया 1, ये ले लिया ना हमने, एक तो 8 4 और 1 ये ले लिया। अब हमारे इवन प्लेसेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, अब इवन प्लेस पे क्या हो रहा है 5 6 और 2, तो आपको ये प्लेसेस देखनी है। क्लियर? अब इसमें देखना 5 प्लस देन 6 प्लस 2, ये अब इनका सम कर दो, ये तो इसका है, ठीक है। अब ये सम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 13,
8 और 4 12, 12 और 1 प्लस 13, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 11 टू 13। अब देखना दोनों 13 13 आ गए। अब इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। क्या करना है, डिफरेंस, मतलब ये पूरी प्रोसेस आपको करनी है, तभी आप चेक करोगे कि ये 11 के टेबल से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है नंबर। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑड में से इवन माइनस करना है, और जो प्लस है 13 माइनस 13 कितना हो गया 0। मैंने आपको कहा था ना कि अगर 0 आ जाए या ऐसा कोई भी नंबर आ जाए जो 11 के टेबल से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, जैसे ये नंबर, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 0 आया तो इसका मीन्स क्या है, इज डिवाइडेड बाय 11। तो ये जो भी नंबर है आपके वो क्या हो जाएगा 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अगर बाय चांस यहाँ पर इसे कोई भी चीज़ नंबर आता है 24, ऐसे कोई नंबर आता है डिफरेंस करने पर, तो वो 11 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो वो चीज़ क्या होगी यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से आपको 11 की डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसमें आप ये कंप्लीट हो गई है आपके। अब आप लेट्स ऑन 2.3, ठीक है 2.3 करेंगे हम। इसमें फर्स्ट है आपके टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर 2, 4 एंड 8। अब इसमें हमें क्या करना है, तीनों नंबर से डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे एक नंबर दे रखा उसकी ईच एंड एवरी नंबर, जैसे 2 से भी करना है, 4 से भी करना है, 8 से भी करना है। क्लियर। तो इसमें आप सॉल्व करके इसमें देख लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देगा 352। अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन है 2.3 का देखना है, जिसमें 352 है ना, तो इसमें A 352। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 की डिविजिबिलिटी भी फाइंड करनी है, 4 की भी करनी है और 8 की भी करनी है। क्लियर। तो इसमें देखना सबसे फर्स्ट 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की मैंने बताया था यूनिट डिजिट आपको देखनी है 2, 4, 6 एंड 0। क्लियर। तो इस टाइप से अब यहाँ पर 2 है तो इसका हमें इज नॉट इट इज डिविजिबल बाय 2। अब आपको देखना है 4 से देखना है, ठीक है। 4 के लिए देखो लास्ट की 2 डिजिट, 4 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे कि 52 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये एक 4 के टेबल के लिए, तो 4 के टेबल में देख लो 52 हो रहा है, 52 13 टाइम, तो इसका मीन्स ये पूरा नंबर भी 13 के टेबल से 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद 8 के टेबल से भी चेक करके देख लो, आप चेक करके देखना आपको, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा 4 टाइम हो रहा है ये नंबर, तो इसका मीन्स ये 8 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। क्लियर। तो तीनों नंबर से अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट तीनों का एक साथ लिख दें, इट इज डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8। जैसे बाई चांस कभी कभी कोई नंबर 2, 4 से हो तो 8 से नहीं होगा, तो आपको फिर वो पर्टिकुलर लिखना होगा कि इट इज़ डिविजिबल बाय 2, इट इज़ डिविजिबल बाय 4, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। तो इस टाइप से आपको, अब इसमें तीनों से हो रहा था तो हमने तीनों क्या कर दिया यहाँ पर कंटिन्यू एक साथ ही लिख दिया कि इट इज़ डिविजिबल बाय 2, 4, 8। मतलब मीन्स क्या कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। जैसे नेक्स्ट अब ये इसमें करना ट्राई, जैसे इसमें आप बी करना, ठीक है, बी और डी वाला करना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखना, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड 10। अब 5 और 10 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 5 और 10 के लिए जैसे आपके नंबर है 4965, 49, सेकंड क्वेश्चन का ए देखना 4965। अब इसमें देखना 4965 में क्या हो जाएगा, 4965 में लास्ट की देखनी, सबसे फर्स्ट हमें देखना है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक तो 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट में और 0 होना चाहिए, तो हमारे 5 है इसमें, तो इसमें 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 10 के लिए क्या करना है, 10 के लिए हमें क्या देखना था, ओनली फॉर 0, 5 नहीं, तो यहाँ पर 0 है नहीं, तो इसका मीन्स ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। तब इसमें आपको इसमें पर्टिकुलर लिखना होगा आपको कि इट इज़ मीन्स ये पूरा नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, 10 से तो नहीं हो रहा है,
और एक नेक्स्ट दोनों की पूछी ना आपको, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, जो नोट है वो नोट के लिए अलग लिखना है और यस के लिए आपको अलग से लिखना है। तो इस टाइप से आपको डिविजिबिलिटी फाइंड करनी 5 और 10 की। तो इसमें भी आप क्वेश्चन कर लेना CNF। ठीक है, दो ही करने हैं, ये भी ट्राई करना। ठीक है, ये कर लेना पूरा। थर्ड क्वेश्चन देखना, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3 and 9। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर दूंगी। सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 3 पढ़ रहे थे फ्रॉम हंटर टू फार्मर्स। इस लेसन के अंदर हमने ऑलमोस्ट पूरा लेसन अपना हो चुका था। लास्ट एक टॉपिक बचा था केस स्टडी मेहरगढ़ के बारे में, कि पर्टिकुलर वहाँ की स्टडी की गई है और उसमें आपको नियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के बारे में क्या क्या एविडेंस या कह सकते हैं क्या क्या प्रूफ मिले हैं उसके बारे में हम आज रीड करेंगे। लास्ट जो हमने पढ़ा था नियोलिथिक और मेसोलिथिक के बारे में, कौन कौन से टूल्स उन्होंने यूज़ किए थे, कैसे कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर किया था, डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ था, कैसे उन्होंने मकान बनाए थे, किस प्रकार से पहिए का आविष्कार हुआ था, कौन से भगवान की वो पूजा करते थे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर केस स्टडी, उसमें मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे अपन। पर्टिकुलर एक जगह के बारे में दे रखा है, केस स्टडी मेहरगढ़ इनसाइड द सब कॉन्टिनेंट एंड नॉर्थ ईस्ट। मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन का मतलब क्या होता है, एक उपजाऊ क्षेत्र है। कौन सा है, मेहरगढ़। इट इज़ नियर द बोलेन पास। एक बोलन पास क्या है, एक दर्रे का नाम है, एक रास्ते का नाम है जिसके पास में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट ऑफ ईरान। ईरान जाने का ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रास्ता है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो व्हीट एंड बार्ली। क्या दे रखा है यहाँ पर, इट इज़ प्रोबेबली, ऐसी संभावना मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि यह एक पहला स्थान था, फर्स्ट प्लेस था जहाँ पर लोगों ने व्हीट और बैली का उत्पादन कैसे किया जाता है, कैसे उनको उगाया जाता है, उन लोगों ने सीखा था। हियर दे ऑल्सो लर्न टू रियर गोट्स एंड शीप फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके अलावा यहाँ पर गोट और शीप का पालन कैसे किया जाता है, कैसे उनको डोमेस्टिकेट किया जाता है, ये भी यहीं से पता चलता है। Excavation is the earliest level of the site by archaeologists revealed evidence of many kinds of animals bones। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। एग्जाविशन का मतलब होता है खुदाई करना, आर्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्ववेदा जो खुदाई का काम करते हैं और जिस पर्टिकुलर जिसके बारे में स्टडी की जाती है उसके प्रूफ के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर हमको एविडेंस क्या प्रमाण मिलते हैं, मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स बोन, बहुत सारी अलग अलग एनिमल्स की बोन्स हमको मिलती है। दिस इंक्लूड द बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल लाइक द डियर एंड पिग। क्या दे रखा है यहाँ पर, उस बोन्स के अंदर किसका, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर लाइक द डियर एंड पिग। इन लेटर लेवल्स उसके बाद मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स वर फाउंड। उसके अलावा वहाँ पर और किसकी मिली है, शीप और गोट्स की मिली है। स्टिल इन लेटर लेवल्स फाइंडिंग ऑफ कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन। और यहाँ पर कह सकते हैं फाइंडिंग ऑफ कैटल बोन्स, कैटल की बोन्स उनको हर जगह मिली। कॉमन का मतलब आसपास के जो भी क्षेत्र होंगे सभी जगह से मिली है। दिस सजेस्ट दैट दिस वॉज द एनिमल दैट वॉज जनरली केप्ट बाय द पीपल। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पर सामान्यतः सभी लोग कैटल का पालन करते होंगे, यानी कि इस सब जगह वो बोन्स मिली है तो वो लोग सभी लोग ऐसे पालन करते होंगे, उनको पालते होंगे, तभी जाकर हमको उनके प्रमाण मिले हैं। रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर फिंड्स। देखो क्या दे रखा है, उस समय के जो मकान होते थे वो किस शेप के होते थे, रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर फिंड्स। ईच हाउस कॉम्प्राइज्ड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स का मतलब कह सकते हैं कि एक घर के अंदर 4 से 5 कमरे उनके होते थे। सम ऑफ देम में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। और उसमें से कुछ रूम वो क्या करते थे, स्टोरेज, यानी कि जो भी अनाज उत्पादित होता था उसको स्टोर करने के काम में वो लेते थे। अब देखो यहाँ पर एक नया पैराग्राफ दे रखा है आपको। व्हेन अ पर्सन डेड, जब कभी किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी, हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स नॉर्मली पेड देयर रेस्पेक्ट टू हिम। तो उसके लिए क्या करते थे, रिलेटिव्स जो भी उनके रिश्तेदार होते थे, जो भी उनके फ्रेंड्स होते थे, उनके लिए रेस्पेक्ट सम्मान की भावना रखते थे। पीपल बिलीव्ड दैट देयर वाज सम
फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। वो लोग क्या मानते थे कि मरने के बाद भी आत्मा रहती है, यानी कि ये थिंकिंग उस समय से चलती आ रही है। दे केप्ट लुकिंग आफ्टर देम, वो उनकी देखभाल करते थे। वन सच अरेंजमेंट इज बर्लियर, और एक काम क्या करते थे, जो जिसकी भी डेथ हो जाती थी उसको क्या करते थे, बर्लियर यानी दफनाने का काम वो करते थे। देर आर सेवरल बर्लियर साइट्स दे हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। आप इसको अंडरलाइन करना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुत सारे दफनाने की जो जगह है वो कहाँ से मिलती है अपने को, तो आंसर क्या आएगा आपका, मेहरगढ़। एविडेंस रिवेल्स दैट इज वन इंस्टेंस goats were buried along with the dead person, probably this was meant to serve as food in the next world। देखो क्या दे रखा है, एविडेंस ऐसे प्रमाण मिले हैं, रिवेल्स दैट इज वन इंस्टेंस ऐसी एक घटना से पता चलता है, गोड्स वर बरीड अलोंग विद द डेड पर्सन, किसी की भी डेथ हो जाती थी तो उस पर्सन के साथ एक बकरी को भी क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। अब क्यों दफनाया जाता था, प्रोबेबली सामान्यतः संभवतः ऐसा माना जाता था, दिस वॉज मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, कि उनको अगला जो उनका जीवन मिलेगा तो उसमें भी तो उनको खाने की आवश्यकता होती थी, इसलिए उनके साथ में जो कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती थी उसके साथ एक गोट को भी दफना दिया जाता था। अब आता है नॉर्थ ईस्ट, ये भी पर्टिकुलर एक स्टडी की कर रखी है। एविडेंस ऑफ अर्ली सेटलमेंट्स इज ऑल्सो बिन फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये कहाँ पर मिलते हैं, इसके प्रमाण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन मणिपुर। स्टोन इन बॉन टूल्स हैव बीन फाउंड, यहाँ पर कौन क्या चीज़ें मिली अपने को, स्टोन एंड बॉन टूल्स। अ थीन एंड बिग स्टोन एक्स हैज़ बीन फाउंड, थीन पतली और बड़ी एक्स कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। इन त्रिपुरा प्लेसेस लाइक तेलुमूर, जिरेनिस एंड मोहनपुर हैव यील्डेड स्टोन एज रिमेन्स। अब यहाँ से त्रिपुरा से हमको क्या मिलता है, स्टोन एज के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। इन घारो हिल्स ऑल्सो मटेरियल रिमेन्स ऑफ स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन सेलबगिरी, मिसिमगिरी एंड रोनग्राम अलगिरी। देखो ये जगह के नाम दे रखे, अगर आप लोग को ये पता नहीं चलता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या आता है तो क्या दे रखा है, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, और गारो हिल्स, ये तीनों किसके अंदर आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहे हैं। और पर्टिकुलर वापस ये जो नाम दे रखे, तेलुमूर, जिरानस, मोहनपुर, यहाँ पर दे रखा है सेलबगिरी, मिसमगिरी, रोनग्राम, एलिगिरी, तो ये सारे पर्टिकुलर यहाँ के जगह के नाम है जहाँ से हमको ये एविडेंस मिले हैं। वन इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट असम इन दाउजली हेडिंग, अंडरलाइन करना इस लाइन को। एक नियोलिथिक इम्पोर्टेंट साइट जो हमको मिली है वो कहाँ से मिली है, असम इज दाउजली हेडिंग। ट्रेसेस ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, सेरेमिक्स एंड किचन आइटम्स लाइक कॉर्न ग्राइंडर्स एंड मोटर हैव बीन फाउंड वाइल डिगिंग। देखो यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें मिली, ट्रेसेस ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, ऐसे स्टोन टूल्स मिले जिनको क्या कर रखा है, पॉलिश्ड कर रखा है। सेरेमिक एंड किचन आइटम्स, उसके अलावा सेरेमिक चीनी के जो आइटम्स होते हैं और किचन के जो आइटम्स लाइक कॉर्न ग्राइंडर, वही जो पीसने का होता है। एंड मोर्टर हैव बीन, मिट्टी के कह सकते कि कुछ और आइटम्स मिले, हैव बीन फाउंड विल डिगिंग, खुदाई के दौरान हमको ये सारी चीज़ें मिली हैं। अ नंबर ऑफ पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, उसके अलावा बहुत सारे पॉट्स भी मिले हैं। ऑल दिस एविडेंस शो दैट पीपल हियर ग्रू एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड कुक्ड फूड। इन सभी एविडेंस से, इन सभी प्रूफ से, इन सभी प्रमाण से हमको ये पता चलता है कि वहाँ के सारे लोग क्या दे रखा है, शो दैट पीपल हियर ग्रू एंड स्टोर्ड ग्रेन्स, सभी लोग क्या करते थे, अनाज का उत्पादन भी करते थे, उनको स्टोर करके भी रखते थे और खाना पकाने की जो प्रोसेसिंग होती थी वो भी करते थे। तो ये अपनी केस हिस्ट्री दे रखी है, यहाँ पर अपना पूरा लेसन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। थर्ड लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया। मैं मानती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि कंटिन्यू 2 चैप्टर हमने ऐसे ही पढ़े हैं। नेक्स्ट लेसन भी इससे रिलेटेड है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर आप जितने भी अटेम्प्ट कर सकते हो उसको नोटबुक में कर लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, वस्तु क्या है। वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है ना, जिसमें द्रव्यमान होता है, वह वस्तु कहलाती है। वस्तुओं के समूह बनाने की आवश्यकता हमें क्यों रहती है, ताकि हम वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं कि यह कौन सी वस्तु है, किस पदार्थ से बनी हुई है। तो आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे कि वस्तु क्या है और इनकी कौन कौन सी
पदार्थों से बना होगा। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं, आप जो भी देख रहे हैं वो सारी वस्तुएं ही हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधताएं होती। भोजन में भी बहुत प्रकार के व्यंजन होते हैं और वस्त्रों में भी अलग अलग प्रकार की पोशाकें होती हैं। हर स्थान पर इस प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं आपने देखी होगी। हम अपने चारों ओर जैसे कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर व अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं ना, बहुत सारी वस्तुएं, अनेक वस्तुएं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हम जो भी वस्तु देख रहे हैं उनकी आकृतियां, रंग और गुण अलग अलग हैं। अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तु को पहचानिए। देखो, पहचानना वस्तुओं को। अब हमने दे दिया कि गोल आकृति की वस्तु, तो अपने आसपास देखो कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो गोल हैं। हमारी सूची इस प्रकार की गेंद, जैसे गेंद, रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे आदि सम्मिलित हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, बॉल जो हम खेलते हैं, बॉल है, रबड़ की बॉल है, फुटबॉल है, कंचे यानी कि कांच की गोटियां हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारी वस्तुएं कैसी होती हैं, गोल। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तु को भी सम्मिलित कर सकते हैं, इसलिए जैसे सेब, संतरे, गड़े जैसी वस्तु को भी हम रख सकते हैं। सेब भी मतलब पूरी तरीके से गोल नहीं है, लेकिन एक प्रकार से गोल, एक मटका, घड़ा जो होता है वह भी पूरी तरीके से गोल नहीं है, लेकिन अगर हम गोल वस्तुओं का समूह बना रहे हैं तो उसके अंदर उनको भी हम ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारी वस्तुएं हैं। लॉक, ताला है ना, ग्लास है, पेचकश है, रिमोट, मोबाइल है। मतलब आप अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देख सकते हैं। अच्छा, हम इन वस्तुओं पर ध्यान दें, अगर जिन्हें हम खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों यानी कि वस्तु को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 के सारणी में देख चुके हैं। पहले अपन ने देखा ना एक अध्याय नंबर 1 में। तो यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो सकती है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तु, अब देखो, पहले हम आकृति के आधार पर ले रहे थे गोल 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 वस्तु। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तु एक समूह बनाना चाह रहे हैं जो प्लास्टिक से बनाए। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तु को हम इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तु के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। हम वस्तु के समूह अलग अलग कारणों से भी बना सकते हैं, अलग अलग गुणों के आधार पर भी बना सकते हैं। जैसा कि हमने एक गोल वस्तु का बनाया, फिर हमने बनाया प्लास्टिक की वस्तु के आधार पर। अब देखो, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा अधिक पदार्थों से बनी हुई हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज तथा मृदा भी हो सकते हैं। देखो, आपने वस्तुओं को देखा होगा, जरूरी नहीं सभी वस्तु प्लास्टिक की बनी हो, ठीक है ना। तो कुछ वस्तु धातु की बनी होती, कुछ मिट्टी की बनी होती, कुछ कागज की बनी होती है, कुछ प्लास्टिक की बनी होती। तो सभी वस्तुएं अलग अलग प्रकार से बनी हुई हैं। हम देखो एक क्रियाकलाप करते हैं। हम अपने चारों ओर से जितने संभव हो सके उतनी वस्तु एकत्रित कर लीजिए। पर आप जितना इकट्ठा कर सकते वस्तु, उतनी वस्तु आप इकट्ठी कर लीजिए। इनमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकता है। यानी कि जहां से भी आप ला सकते हैं वहां से वो वस्तु को इकट्ठा कर लीजिए। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा, अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। जैसे हम विद्यालय में हम क्या इकट्ठा कर सकते हैं, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बेट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। अभी तक हमने जो भी वस्तु देखी थी ना आगे, वो सारी वस्तु हम देख सकते हैं कहाँ पे है, तो इकट्ठा करके हमने इकट्ठा कर लिया। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसको हम सोच सकते हैं, ला
नहीं सकते। ऐसी कौन कौन सी वस्तु देखो, दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें। इन संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। हमने जो भी वस्तुएं इकट्ठी की, आप घर पर बहुत सारी वस्तु इकट्ठी कर लो, अब उन वस्तुओं में क्या करना है, जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है उनको अलग कर दो। इस प्रकार आप सभी वस्तु को दो समूह में बांट सकते हैं। हमने इकट्ठा किया, उसमें से कागज और लकड़ी से बनी वस्तुओं को हमने अलग कर दिया। इस प्रकार हमारे पास में दो समूह हो जाएंगे। इनमें एक समूह की सभी वस्तु कागज अथवा दूसरी लकड़ी से बनी है, एक कागज की बनी है, दूसरी लकड़ी से, ताकि हम वस्तुओं की पहचान आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा दूसरी लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तु को भी पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध तरीके से भी देखते हैं। जैसा कि हमने सारणी 4.1 में सूची बनाई है, प्रत्येक वस्तु जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाने जिसमें जितनी वस्तु संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना और एक कौतुक हो सके, यानी कि एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रति प्रेरित हो सकता है। ऐसे प्रक्रम में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र शिक्षक का भी, यानी कि हम देखो आप सारणी 4.1 बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम वस्तुओं के समूह बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, ताकि हम वस्तुओं की पहचान कर सकते। अब देखो यहां पर एक सारणी दे रखी जिसके अंदर दो कॉलम दे रखे हैं, वस्तुएं और पदार्थ जिनसे यह बनी है। अब वस्तु जैसे प्लेट थाली किससे बनी है, इस्पात यानी कि धातु की भी बनी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। आगे देखिए पेन, लिखने का जो पेन होता है ना, पेन किसका बना हुआ है, ये प्लास्टिक का भी है और धातु का भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम अलग अलग, जैसे गिलास है ना, गिलास अब प्लास्टिक का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है। तो इस प्रकार भी हम समूह बना सकते हैं। एक और देख लीजिए आप डायरेक्ट सारणी से, जिसे समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। अब जैसे पदार्थ हमने इधर लिख लिए, अब कौन कौन सी वस्तु हैं उनको आप इधर नोट कीजिए। तो आप देखो लकड़ी, अब लकड़ी से कौन कौन सी वस्तु बनी है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, उसके पहिए आदि। ठीक है, कागज देखो कौन कौन सी वस्तु बनी होती है कागज की, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। चमड़े के क्या बने होते हैं, जूते वगैरह। ठीक है, तो प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं, उनको भी आप नोट कर सकते हैं। रुई से कौन कौन सी वस्तुएं बनी हुई हैं, यह भी आप अपनी सारणी के अंदर नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप घर बैठे वस्तुओं की समूह बना सकते हैं। तो आज आपको कुछ नहीं करना है, आज आप सारणी 4.1 और 4.2 नोट कर लीजिए। ठीक है, और अपनी इच्छा से उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ और जुड़ सकते हैं और उनसे कौन कौन सी वस्तुएं बन सकती है, यह भी नोट कर लेना। ठीक है, कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन कक्षा 6 के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 2 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या एक संख्या होती है, उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। किसकी बात कर रहा हूँ, प्राकृत गुण या प्राकृतिक गुण। बात देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या ध्यान से देखना, वे संख्या
जो 1 से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है तथा अनंत तक चलती है। वे संख्या जो 1 से शुरू होती है तथा अनंत तक चलती है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। वे संख्या जो 1 से शुरू होती है तथा अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है। अब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जैसे एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अनंत चलती है। ठीक है, लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे चलती रहती है। दूसरी जो बात करते हैं, इसके बाद जो आता है आपके टॉपिक के अंदर है, इसके अंदर एक और लिखो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? जो जहां से शुरू होती है वही सबसे छोटी होती है। 1 से शुरू होती है, इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, उसी प्रकार अपन दूसरी बात करते हैं पूर्ण संख्या। इसकी बात कर रहे हैं जो कि आपके टॉपिक का हिस्सा है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है, ध्यान से देखना कि वे संख्या जो 0 से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है? 0 से। वे संख्या जो 0 से शुरू होती है तथा अनंत तक चलती है क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ध्यान से देखना, वे संख्या जो 0 यानी 0 से शुरू होती है तथा अनंत तक चलती है पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। वे संख्या जो 0 से शुरू होती है तथा अनंत तक चलती है पूर्ण संख्या कहलाती है। जस्ट एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने संख्या बात की प्राकृत संख्या। वे संख्या जो 1 से शुरू होती है तथा अनंत तक चलती है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक चलती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1। उसी प्रकार दूसरी संख्या अपन ने पूर्ण संख्या। वे संख्या जो 0 से शुरू होती है तथा अनंत तक चलती है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक चलती है। इसी प्रकार यहाँ देखो सबसे छोटी क्या लिखा हूं मैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जो जहां से शुरू होती है वही सबसे छोटी है। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0 या 0। ठीक है, ये हो गया अपने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में अपने जानकारी लेंगे। अब अपन ने प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी होगी, पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी होगी। अब अपन बात कर रहे हैं पूर्णांक संख्या। किसकी बात कर रहे हैं? पूर्णांक। तीसरी जो संख्या है वो इंपॉर्टेंट संख्या आपकी पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या, ध्यान से समझना टॉपिक को। सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है।
यानी जितनी भी प्लस वाली संख्या है और जितनी भी माइनस वाली संख्या है वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे माइनस इंफिनिटी से शुरू होती है और प्लस इंफिनिटी तक खत्म होती है, यानी माइनस अनंत से शुरू होती है और प्लस अनंत तक चलती है। जैसे देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसके अंदर माइनस अनंत चलती है, इधर -3 आ गया, फिर -2 आ गया, फिर -1 आ गया, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे चलती है यहाँ पर। यानी जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है वह होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर सबसे छोटी और सबसे छोटी वाली कोई संख्या है नहीं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर माइनस अनंत चलती है। अनंत में किसको बताऊंगा माइनस सबसे छोटी। ठीक है, ध्यान रखना, पूर्णांक संख्या के बारे में पहले देख लिया। अब इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं, 3 संख्याओं के बारे में अध्ययन कर लिया, आगे इसी कड़ी में चलते हैं। चौथी संख्या के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सम संख्या, ये तो बड़ी संख्या आती है परंतु आपके कोर्स में है ही, वो आपके कोर्स में होती तो बताता। देखो अब अपन बात करते हैं सम संख्या, ये सब आपको तरीका से याद रखनी है। सम संख्या ध्यान से सुनना, वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है। किसका भाग? 2 का भाग। वह संख्या जिसमें, सुनना, वह संख्या या वे संख्या जो भी लिखा, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है वह सम संख्या कहलाती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। यानी वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है वह सम संख्या कहलाती है। जैसे देखो, जैसे 2 के अंदर 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, ध्यान रखना, 3 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब 2 का भाग 4 के अंदर जाता है, 6 के अंदर जाता है, 8 के अंदर जाता है, 10 के अंदर जाता है, ऐसे जाता रहता है। 10, 12, 14, 16, 18 जिसके अंदर 2 का भाग पूरा जाता है वह क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो 3 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए वह सम संख्या नहीं। यहाँ में लिखूंगा सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि सबसे छोटी 2 से स्टार्ट हो गई, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या 2। ठीक है, ध्यान रखना, जिसके अंदर 2 का भाग जाता है वह सम संख्या कहलाती है। अब इसी कड़ी में अगर आगे बात करते हैं, 5वां लिखना विषम संख्या। इसकी बात कर रहा हूं मैं, विषम संख्या। ध्यान से रखना, वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, पूरा नहीं जाता है। इसके अंदर 2 का भाग या 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, वह विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब विषम संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। देखो एग्जाम्पल, 1 के अंदर नहीं जाता है, 3 के अंदर भी नहीं जाता है, 5 के अंदर भी नहीं जाता है, 7 के अंदर भी नहीं जाता है, 9 के अंदर भी नहीं जाता है, 11 के अंदर भी नहीं जाता है। ठीक है, ऐसे विषम संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। तो इसके अंदर सबसे छोटी क्या लिखना है? सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 1। क्या हो जाएगी? 1, जिसके अंदर 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है सम संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है वह क्या कहलाती है? विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 1। अपन ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इन 5 संख्याओं के बारे में अपन ने आज अध्ययन किया है।
इसको आपको पढ़ना है, घर पे जाके परिभाषा याद करनी है, समझना है, इसको हल करना है, ठीक है। आगे जो संख्याएं बाह्य संख्या अबाह्य संख्या के बारे में अपन चर्चा कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास। अपने लेसन 2 चल रहा है, आपके खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। लगभग अपने को इस लेसन को कम से कम 6-7 दिन तो पूरे हो गए हैं और अभी तक अपन ने 1-2 वीडियो और लेंगे इसकी। देखो कल अपन ने पढ़ा था कि बसने की प्रक्रिया क्या है। लोग जिन पौधों को, प्रश्न भी दिया था मैंने, लोग जिन पौधों को उगाने एवं जानवरों की जो देखभाल किया करते थे वो कहलाती थी बसने की प्रक्रिया। कि लोगों ने किस प्रकार से कौन कौन से उन्नत किस्म के पौधे अपने काम में लिए थे, कौन कौन से जानवरों का पालने के लिए उनका चयन किया था, ये सारा इसमें बसने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कि बसने की प्रक्रिया जो है लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जिसका उपयोग हम आज तक भी कर रहे हैं। क्योंकि उस समय उन लोगों ने जो फसलें उगाई थी, जो है गेहूं है, धान है ना, इनको क्या करा, उन्होंने उगाई थी, तो ये आज दिन तक भी हम खाद्य के रूप में इसको अपना रहे हैं, इसको हम खा रहे हैं। और उसी प्रकार से जानवरों में भी जैसे उन्होंने गाय, बकरी, भेड़, भैंस इनको पालना शुरू किया था और आज दिन तक भी पशुपालक जो है इनको ही अपना रहे हैं, इनका ही पालना कर रहे हैं। फिर आता है अपने एक नवीन जीवन शैली, एक नवीन जीवन शैली, ये अपना अगला टॉपिक है। देखिए इसके अंदर अपन जब किसी बीज को जमीन में डाल करके देखते हैं, उसको अपन बोते हैं, तो हमारे को उसको पौधे के विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे नहीं कि अपन ने आज बोया और कल पौधा आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं होता है। किसी भी बीज को अपन डालेंगे उसको विकसित होने के लिए, यानी कि बड़ा होने के लिए कुछ समय लगता है। जैसे कि कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं। तो उस समय वो लोग क्या करते थे कि उस पौधे को विकसित होने तक वो उसके देखभाल करते थे और इस कारण से वो क्या करते थे, ज़्यादा लंबे समय तक वहीं पर रहते थे। अभी आपके प्रश्न बनता है कि भाई लोग लंबे समय तक एक ही जगह पर क्यों रहते थे। ये अभी उदाहरण लेना आप देखिए, जैसे कि लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर क्यों रहते थे। लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर क्यों रहते थे, क्योंकि फसल को वो बोते थे और उसके पौधे को विकसित होने में लगभग समय लगता था। किसी पौधे को चलने में या बड़ा होने के अंदर कुछ दिन भी लगते थे, कुछ में महीने भी लगते थे, किसी पौधे में साल लगते थे। इसलिए वो लोग उन पौधों की या उन फसलों की देखभाल करने के लिए वो क्या करते थे, लंबे समय से तक एक ही स्थान पर रहा करते थे। देखो बीज बोने से लेकर के फसल के कटने तक उस फसलों की देखभाल तरह तरह से करनी पड़ती थी। जैसे कि सबसे पहले है पौधों की सिंचाई करना। अपन ने बीज तो डाल दिया, खाद डाल दिया उसके अंदर, फिर क्या है, उसको पानी की आवश्यकता होती है। अब पानी की आवश्यकता उसकी पूरी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। पौधों के अंदर पानी देना पड़ता है, वो करना पड़ता है। फिर उसमें खरपतवार हो जाती है, जैसे कि बहुत सारी घास उगाती है पौधे अपनी फसल के बीच में, बहुत सारी फालतू की जो घासें जो पैदा हो जाती है उनको क्या करना पड़ता है, खरपतवार को निराई गुड़ाई यानी कि उसको एक एक करके उसको हटा करके बाहर डालना पड़ता था। जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करनी पड़ती थी। सही है, अगर किसी फसल में बीज या दाने पकने लग गए तो जानवर क्या करेंगे, वो भी उसको खाने का प्रयास करेंगे। जैसे पक्षी है, पक्षी भी आएंगे दाने को चुनने के लिए। गाय भैंस मवेशी वगैरह जो होंगे वो भी अगर अंदर घुस गए तो उसको तहस नहस कर देते हैं। तो किसानों को उनकी भी क्या करनी पड़ती थी, देखभाल करनी पड़ती थी, उनसे भी रक्षा करनी पड़ती थी।
इस प्रकार के सुरक्षा जैसे बहुत सारे काम जो शामिल होते थे वो कब तक चलते थे, बीज को बोने से लगा करके बीज फसल को काटने तक के ये सारे काम करने पड़ते थे, जिसमें उनको काफी समय लगता था। कटाई के बाद अनाज का उपयोग भी बहुत संभाल कर करना पड़ता था। देखो कटाई करने के बाद में धान जैसे निकल गया है, घर पे आ गया है, फिर क्या करते थे वो लोग कि उसको खाने का जितना तो वो रख लेते थे, खाने का जितना भी होगा वो खा लेते थे या अगर भर के रख देते थे अपने लिए। परंतु उसके लिए क्या है कि अगले वर्ष की फसल को तैयार करने के लिए वो लोग क्या करते थे, बीज का भंडारण करते थे, यानी कि बीज को क्या करते थे, अवैध कर देते थे। जैसे कि मिनिमम देखा जाए तो अभी वर्तमान में अपने घरों के अंदर भी ये चीज है, जैसे कि अपन क्या करते हैं कि ड्रमों के अंदर रखते हैं, अपनी कोठियां जो आती है गेहूं बढ़ने की उसके अंदर रखते हैं, जैसे गाँवों के अंदर दीवारों के अंदर ही बनवा दिए जाते हैं, उनके गेट लगवा दिए जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं उसमें भर देते हैं गेहूँ जो धान जो भी होता है वो मक्का वगैरह ना, तो वो उस समय भी यही किया करते थे। पर उस समय इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, कोठियाँ नहीं थी ऐसे, तो वो क्या करते थे या तो वो टोकरियाँ बनवाते थे उसके अंदर भरते थे, या मिट्टी के बड़े बड़े कोठे जैसे बनवाते थे तो उसमें वो धान को भरा करते थे, या फिर वो क्या करते थे कि जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके वहाँ पर अनाज को सुरक्षित करने के लिए उसमें बना दिया करते थे। अनाज भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा करके रखना पड़ता था। खाने के लिए तो रखना ही पड़ता है कि वर्ष भर खाएगा, अगली फसल तक होता, उसके पश्चात उसको बीज के लिए भी रखना पड़ता था। इसलिए उन लोगों को भी उस समय भंडारण की बात को सोचना पड़ता था कि अगले वर्ष के लिए अपन सुरक्षित किस प्रकार से रह सकते थे। इलाकों में लोगों ने क्या करते थे, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते, मैंने बताया था मिट्टी के बनाए जाते थे, उनके दरवाजे भी लगा दिए जाते थे, उसके अंदर क्या करते थे वो उस अनाज को भरते थे। टोपियाँ बुनते थे, जमीन में गड्ढा खोद करके उसको अंदर से बढ़िया करके उसमें धान भरा करते थे। फिर आता है अपने जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखो जानवर जो भी है वो भी उस समय लोगों को खाद्य की उनकी आवश्यकताओं, खाने की आवश्यकताओं को पूरी करते थे, उनका भोजन का कार्य करते थे। देखो जानवर क्या करते, जैसे जैसे बच्चे देते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है और साथ में उससे हमको क्या प्राप्त होता है, हमको दूध प्राप्त होता है, उन जानवरों से हमको मांस प्राप्त होता है जो कि हमारा खाद्य पदार्थ बनता है। यही नहीं, जानवरों से हमको मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के रूप में भंडारण का भी एक तरीका है। जिस प्रकार से हम अनाज को बचा करके रखते हैं उस प्रकार अगर हम जानवरों की देखभाल करेंगे तो उनकी संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी आती रहती है। तो इस प्रकार आज अपना ये टॉपिक पूरा हो गया है। कल अपन पढ़ेंगे आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, और जो मैंने प्रश्न दिया है उसका आंसर आपको लिखना है। और जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ उससे ना आप घर पे उस किताब को पहले से थोड़ा पढ़ लिया करो, ताकि अपन जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा वो समझ में जल्दी आता है। और जो प्रश्न फर्स्ट लेसन के दे दिए हैं उनको भी करने हैं, ग्रुप में मैं वैसे लिख के डाल दूंगी तो आपको वो क्वेश्चन भी करने हैं। धन्यवाद।